अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयुषा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एवोल्यूशनरी थेरीज ऑफ सोशल चेंज को डिस्कस किया था और आज हम कॉन्फ्लिक्ट थेरीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में सबसे पहले हमारे पास है कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा हुए थे। 1883 में उनकी डेथ हुई थी और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सोशोलॉजी में। वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते थे और कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसकी वजह से सोशल चेंज आता है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट किन के दरमियान होता है और क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है बुर्जुआजी और एक होती है प्रोलिटेरिएट। बुर्जुआजी जो है ये अपर क्लास के लोग हैं, ये कैपिटलिस्ट हैं, इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, ये ऑनर्स हैं, इनके पास पैसा दौलत ताकत हर चीज़ है। और जो दूसरी क्लास है प्रोलिटेरिएट, ये वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, ये हैव नॉट है, इनके पास ना अथॉरिटी है, ना पावर है, ना पैसा है, ठीक है। यानी कि ये बस मुश्किल से इतना पैसा कमाते हैं कि ये सर्वाइव कर सकते हो। तो इनके दरमियान होता है क्लैश, इनके दरमियान होता है कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से सोशल चेंज आता है। यहाँ पे उन्होंने बात की थी क्लास स्ट्रगल की। अब क्लास स्ट्रगल क्या है? ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो बुर्जुआजी और प्रोलिटेरिएट के दरमियान होती है, ठीक है। और ये रिसोर्सेज और मींस ऑफ प्रोडक्शन पे होता है, यानी कि बुर्जुआजी के पास सब कुछ है और प्रोलिटेरिएट जो है ये उन पे डिपेंड कर रही है, वर्किंग क्लास है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो मींस ऑफ प्रोडक्शन पे और रिसोर्सेज पे इन दोनों के दरमियान स्ट्रगल होती है। जो बुर्जुआजी हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं प्रोलिटेरिएट क्लास को, उनको कम तनख्वाहों पर जो उनसे ज़्यादा काम लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक चीज़ उनसे बनवा रहे हैं मार्केट में, वो 10 गुना ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं, जबकि जो लोग उनको बना रहे हैं उसका वो बहुत कम पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी एक्सप्लॉइटेशन होती है, जिसकी वजह से जो है वो एलियनेशन और क्लास कॉन्शियसनेस की तरफ ये चीज़ जाती है, ठीक है। इन क्लास कॉन्शियसनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आगे सोशल चेंज आता है। यानी कि मेन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, किनके दरमियान आ रहा है, प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआजी पे। और क्यों आ रहा है, तो वो रिसोर्सेज और जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है उन पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है। क्लास कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या होती है कि ये एक तरह की अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है कि लोगों को पता होता है कि उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो क्लास कॉन्शियसनेस बेसिकली अवेयरनेस होती है जो कि प्रोलिटेरिएट क्लास में आना स्टार्ट हो जाती है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनकी एक तलफी हो रही है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। फिर क्लास कॉन्शियसनेस की वजह से ही जो है वो दो आगे इमर्ज होती हैं, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, ठीक है। अब क्लास इन इटसेल्फ में लोग जो हैं वो कहते हैं कि बस जो चल रहा है ठीक है, यानी उनके पास कोई ख़ास अवेयरनेस नहीं होती, होती भी है तो वो चेंज नहीं लाना चाहते। जो सिस्टम एक चल रहा है वो उसको एक्सेप्ट करके उसका एक पार्ट बने हुए हैं और वो सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन क्लास फॉर इटसेल्फ के जो लोग हैं ये भी प्रो हैं, दोनों प्रोलिटेरिएट, ठीक है। क्लास इन इटसेल्फ भी प्रोलिटेरिएट है, लेकिन वो कहते हैं बस जो चल रहा है ठीक है, वो कोई चेंज नहीं लाना चाह रहे, कोई रेवोल्यूशन नहीं चाह रहे, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे। लेकिन क्लास फॉर इटसेल्फ के लोगों को पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, वो चाहते हैं कि चेंज आए, उनको उनके राइट्स मिलें। वो इकट्ठे होते हैं और फिर वो एक रेवोल्यूशन लेके आते हैं और सिस्टम चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्लासेस जो है वो प्रोलिटेरिएट्स हैं। अब सोशल चेंज कैसे आया? सबसे पहले दो क्लासेस है एक सोसाइटी में, एक है बुर्जुआजी, एक है प्रोलिटेरिएट। उनके दरमियान अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, और मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऑन कर रहे हैं बुर्जुआजी, प्रोलिटेरिएट उन पे डिपेंड कर रहे हैं, बुर्जुआजी उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस तरह से उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आता है जब प्रोलिटेरिएट क्लास कहती है कि भाई हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है और हमें तो अब जो है वो चेंज लाना है, हमें हमारे राइट्स चाहिए। फिर उनके दरमियान होती है उन मींस ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेज पे स्ट्रगल होती है, क्लैश होता है। और इस तरीके से फिर जो है वो सोशल चेंज आता है जब प्रोलिटेरिएट क्लास के लोग अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, अपने राइट्स के लिए बोलते हैं और चेंज लाना चाहते हैं। तो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो सोसाइटी में चेंज आता है। तो ये बेसिकली कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी। उसके बाद सेकंड थ्योरी है राफ्ट एंड डॉल्फ की। ये भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है और उन्होंने भी कहा था कि हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसकी वजह से सोशल चेंज आता है। लेकिन इन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था। आप कह सकते हो कि एक तरह की ये एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस की थी। उन्होंने कहा था कि सोशल चेंज आता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? अथॉरिटी और पावर पे। यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने बात की थी वहाँ पे मींस ऑफ प्रोडक्शन की, रिसोर्सेज की, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल
उन्होंने कहा था कि स्ट्रगल। लेकिन यहाँ पे राफ ने क्या बोला कि हमारी सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन वो पावर और अथॉरिटी की है, ठीक है। यानी पावर और अथॉरिटी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोसाइटी में कुछ लोगों के पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा अथॉरिटी, और बाकी लोगों के पास कम है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताई थी दो क्लासेस, ठीक है, या दो ग्रुप्स। एक था डोमिनेंट ग्रुप और एक था सबऑर्डिनेट ग्रुप। डोमिनेंट ग्रुप वो, यानी कि आप कह सकते हो हैव्स, जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है, जो डोमिनेंट है, ठीक है, जो सब ऑर्डिनेट पर डोमिनेंट है। और सब ऑर्डिनेट ग्रुप जो है वो उनके अंडर है, वो हैव नॉट है, उनके पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो डोमिनेंट ग्रुप के अंडर है, ठीक है। तो ये उन्होंने दो ग्रुप्स बताए थे। अब कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज में वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट ग्रुप के दरमियान जब इमर्ज होता है, जब अराइज होता है, तो उसकी वजह से सोशल चेंज आता है। जो सबऑर्डिनेट ग्रुप है वो चैलेंज करता है उस अथॉरिटी को जो डोमिनेंट ग्रुप के पास है, कि इनके पास क्यों ज़्यादा है, हमारे पास क्यों नहीं है, और इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसकी वजह से सोशल चेंज आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कॉन्फ्लिक्ट की। सबसे पहले है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सोसाइटी में, एक के पास ज़्यादा ताकत हो, एक के पास कम हो, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन हो, जिनके पास ताकत नहीं है, जो सब ऑर्डिनेट है, वो सेटिस्फाइड ना हो, उनको पता हो कि हमारे पास नहीं है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, वो फ्रस्ट्रेटेड हो और वो चेंज लाना चाहते हो, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब यहाँ पे वो कलेक्टिव एक्शन ले। चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है, कलेक्टिव एक्शंस हो, प्रोटेस्ट हो, ताकि सिस्टम को चेंज किया जा सके। अगर वो डिससेटिस्फाइड हैं, लेकिन वो चेंज नहीं लाना चाह रहे, वो कुछ करते नहीं हैं, वो इकट्ठे नहीं होते, तो इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर वो डिससेटिस्फाइड ही नहीं है, बस वो कह रहे हैं ठीक है सब कुछ, तो तब भी चेंज नहीं आएगा। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे जो सबऑर्डिनेट ग्रुप है वो डिससेटिस्फाइड भी है और वो इकट्ठे होकर चेंज लाना भी चाहते हैं, और वो इकट्ठे होकर चेंज लाते हैं, तभी चेंज आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो है आउटकम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट जब इमर्ज हो जाता है तो उसके क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं, सोशल चेंज आ सकता है। सब ऑर्डिनेट ग्रुप जो है वो कलेक्टिव एक्शंस लेता है, जिसकी वजह से सोशल चेंज आता है, पॉलिसीज़, लॉज, लीडरशिप में चेंज आते हैं। समटाइम्स जो है वो रेवोल्यूशन भी आ जाते हैं। रिफॉर्म्स में ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रक्चर है या जो प्रैक्टिसेस हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की जाती है, सब ऑर्डिनेट ग्रुप को फैसिलिटेट किया जाता है। इस तरीके से रेवोल्यूशन जो है, जब बहुत एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सब ऑर्डिनेट ग्रुप जो है वो सिस्टम को बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं, तब जब वो रेवोल्यूशन आता है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि मोनार्की के निज़ाम को ओवरटुक कर लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो राव डेंडोर्फ है, उन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था, क्रिटिक किया था कि वो थोड़ी सी नैरो है और वो सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशनशिप पर फोकस करती है। जबकि उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, ठीक है, और ये सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स तक महदूद नहीं है। उसके बाद थर्ड थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म बाय कॉजर। अच्छा, अब जब भी हम वर्ड कॉन्फ्लिक्ट सुनते हैं, हमारे माइंड में आता है कि कोई लड़ाई झगड़ा होगा या कुछ इस तरीके से, कुछ नेगेटिव साउंड करती है ये टर्म। लेकिन इन्होंने इसको बहुत पॉजिटिव अंदाज में देखा, और कॉजर ने बोला कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो सोसाइटी के लिए ज़रूरी होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये हर जगह होता है, और इसमें मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है, आप इसको पॉजिटिव वे में देखो। ये मतलब नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट से पॉजिटिव आउटकम्स भी आ सकते हैं। इन्होंने इसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया था कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब लोग या ग्रुप्स वैल्यूज़, पावर या रिसोर्सेज पर फाइट करते हैं, और उनका गोल एक दूसरे को हराना होता है या कमज़ोर करना होता है, ताकि वो उस चीज़ को हासिल कर सकें जिसकी उन्हें ख्वाहिश है या जिसकी उन्हें ज़रूरत है। यानी अपने नीड्स को, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए किसी दूसरे को वो हराना चाहते हैं या कमज़ोर करना चाहते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो एक नेचुरल पार्ट है हमारी सोसाइटी का, हमारी ज़िंदगी का, और ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ है। ये सोशल चेंज को प्रमोट करती है, चेंजेस को प्रमोट करती है, डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान कॉपरेशन होता है इसकी वजह से। तो इसमें उन्होंने फंक्शनल एस्पेक्ट की बात की थी कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है ये फंक्शनल हो सकता है, हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हमारे पास तीन पर्सपेक्टिव है ना इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी में: स्ट्रक्चरल, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। तो जो फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं वो यही कहते हैं कि हर चीज़ को वो पॉजिटिव वे में देखते हैं, कि हमारी सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ को पॉजिटिव अंदाज में देख रहे होते हैं। तो ये जो फंक्शनलिज्म है ना, इससे आपने याद रखना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव अंदाज में देखते हैं। यानी ये नहीं कहते कि ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स है या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गलत चीज़ है, बल्कि ये कहते हैं कि फंक्शनल एस्पेक्ट जो हैं वो, अगर उस पे देखा जाए
कॉन्फ्लिक्ट के, तो ये हमारी सोसाइटी को स्टेबल भी रखता है, इससे चेंजेस भी आते हैं और ये पॉजिटिव चेंजेस को प्रमोट करता है। उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करें कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म के, तो सबसे पहले है कॉन्फ्लिक्ट एज ए नॉर्मल एंड फंक्शनल प्रोसेस। उन्होंने कहा था कि ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, जिस तरीके से मार्क्स ने बोला या फिर रावडेनडॉर्फ ने बोला था कि रेवोल्यूशंस आते हैं या ये नेगेटिव चीज़, उस तरीके से इन्होंने इसको एक बहुत पॉजिटिव अंदाज में देखा था और कहा था कि ये एक्चुअली हमारे सोशल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। छोटे लेवल पे जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोग उसको आपस में आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उसका सोल्यूशन निकलता है। तो इस तरह बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल और फंक्शनल प्रोसेस है। उसके बाद इन्होंने टाइप्स बताई थी, एक थी इंटरनल और एक थी एक्सटर्नल। इंटरनल जो है ये एक सिंगल ग्रुप के अंदर होता है, यानी लोगों की आपस में डिसएग्रीमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर वो फिगर आउट करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से एक ग्रुप जो है वो यूनाइट भी रहता है और उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। यानी आपस में जैसे अब एक ग्रुप को दिया गया हो प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक, तो पहले अब उनके दरमियान छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, लेकिन फिर वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो यानी यहाँ पे वो अब इकट्ठे होकर वो काम भी कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जो इमर्ज हुआ है, सही हुआ कि उनकी प्रेजेंटेशन मज़ीद अच्छी हो गई। तो इसको वो इस तरीके से देखते हैं कि ये ग्रुप की कोहेजन और आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती है या मदद करती है, ठीक है। यानी अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अंदर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं, वो आपस में डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फिर वो देखते हैं कि कौन ज़्यादा सही है, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये जो है इन्होंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान होता है। जब दूसरे लोगों या ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, इससे सॉलिडारिटी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 कंट्रीज़ के दरमियान वॉर हो रही हो, तो उस टाइम पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कितने ही क्यों ना हो, लेकिन उस टाइम पे वो सारे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। यानी अब वो 4 हैं तो वो अंदर के जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म करके वो उस टाइम पे इकट्ठे होकर लड़ रहे होंगे। तो इससे जो है वो आप कह सकते हो कि सॉलिडारिटी बढ़ती है। तो इन्होंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं, ये स्टेबल भी रखते हैं और लोगों को इकट्ठा भी रखते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो सोसाइटी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को अलाउ करते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बजाय कि वो सोसाइटी जो उसको सप्रेस करती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स अलाउ नहीं करती, तो वो फिर वॉयलेंट रेवोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। यानी अगर आपके सोसाइटी में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और आप उनको आने दे रहे हो और उनको अलाउ कर रहे हो और फिर उनको सॉल्व कर रहे हो, उनके सॉल्यूशंस निकाल रहे हो, तो इससे आपकी सोसाइटी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स को दबा देते हो, उन पर बात नहीं करना चाहते, लोगों को इजाज़त नहीं देते, तब जो है वो वॉयलेंट किस्म के रेवोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स को होने देना चाहिए और उनको रिज़ॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और है रियलिस्टिक वर्सेस नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स वो होते हैं जो कि हमारे रियल इश्यूज़ होते हैं, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे लोग जो हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज, पावर, स्टेटस के लिए कम्पीट कर रहे हो, ठीक है। इस तरह के जो मसाइल जिन जो एक्चुअली हमारी सोसाइटी फेस कर रहे हैं, ये वो कॉन्फ्लिक्ट की टाइप है जो रियल इश्यूज़ पे बेस्ड होती है। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो ग्रुप्स फेस कर रहे हैं, उन पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रियलिस्टिक होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता इसलिए क्योंकि हर ग्रुप जो है उसको ऐसी चीज़ चाहिए जो कि लिमिटेड है, जैसे रिसोर्सेज, पावर, स्टेटस, ठीक है। उस पे जब वो लड़ाई हो रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, तो उसको आप बोलते हो कि ये रियलिस्टिक है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चेंज लेके आता है सोसाइटी में इनके मुताबिक। अब जैसे वर्कर्स जो हैं वो हाई वेजेस की डिमांड करते हैं या फिर बेटर वर्किंग कंडीशन की, कि अगर हम 10 घंटे काम करें तो हमें सैलरी भी उस लिहाज से देनी चाहिए या वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करना चाहिए। तो ये रियल प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन बनता भी है, ठीक है। और नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो इमेजिन्ड होते हैं, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। यानी आपने खुद से सोच लिया कि आगे ये हो सकता है या यूँ होगा, तो इसकी वजह से जो है इनका कहना था कि लोग फ़ज़ूल की लड़ाइयों में पड़ते हैं और कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होता है और ये बेसलेस होता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, अननेसेसरी होता है और इसकी वजह से सोसाइटी में वॉयलेंस और टेंशन इंक्रीज़ होती है और इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता। इसका तो ये है ना कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो रहा है, उसको सॉल्व किया जा रहा है, तो एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कोई बेहतरी हो रही है। यहाँ पे जो है ये फ़ज़ूल में जैसे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, डिफरेंट ट्यूमर्स आ रही होती हैं और बहस हो रही होती है, तो बस वो एक अननेसेसरी ड्रामा होता है सोसाइटी में। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो ये जो सेक्टेरियन वायलेंस होता है, ठीक है, इस तरीके से रिलीजियस या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर इसी पे बेस्ड होते हैं। लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा होता है और लोग बेवकूफ़ बन भी रहे होते हैं।
कुछ अर्सा पहले शियों को टारगेट किलिंग किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, तो इल्ज़ाम आ गया था सुन्नियों पे। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये जानबूझ के बढ़ाए जाते हैं, लोगों को लड़वाया जाता है, और ताकि सोसाइटी में जो है ना वो इंतशार फैलता रहे। तो ये नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये ग्रुप यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, प्रिवेंट करता है सोशल स्टेगनेशन को। स्टेगनेशन का मतलब होता है कि एक जगह कोई चीज़ रुक जाए, यानी ये बार बार एग्जामिन करता है सोशल नॉर्म्स को, स्ट्रक्चर को, और चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलेट सोशल रिलेशनशिप, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करता है। इनोवेशन और चेंज को अलाउ करता है, इंकरेज करता है। जैसे अब कंपटीशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इससे हर बंदा मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करता है, तो इससे इनोवेशन और चेंजेस आते हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज, अब इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये नेचुरल पार्ट है सोसाइटी का, और ये बेनिफिशियल भी हो सकता है रेदर देन डिस्ट्रक्टिव। उन्होंने कहा था कि हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो आउटडेटेड नॉर्म्स हैं, उन सबको चैलेंज करता है, और कॉन्फ्लिक्ट जब इमर्ज होता है तो वो सोशल चेंज आता है, और ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। और मतलब इन्होंने इसको पॉजिटिव अंदाज में देखा था। बस यही चीज़ें थी जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब एंड में इसकी कंपैरिजन और समरी देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हमारी सोसाइटी में एक क्लास स्ट्रगल एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आता है। दो क्लासेस के दरमियान जो है वो मींस ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेज पर कॉन्फ्लिक्ट होता है और चेंज आता है। राल्फ एंडोर्फ ने बोला था कि हमारी सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अथॉरिटी एंड पावर की। सबऑर्डिनेट ग्रुप होता है और एक डोमिनेंट ग्रुप होता है, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है और सोशल चेंज आता है। और लेविस कोजर ने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट एक नॉर्मल चीज़ है, जो कि हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है, और इसकी वजह से सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।